नमस्कार छात्रों। आज हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्याय के अंतर्गत महिलाओं के जो वैधानिक अधिकार थे, संपत्ति संबंधी अधिकार थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी पूर्व महिलाओं के जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं, उनका विस्तृत वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। वैदिक काल में जिस समय महिलाएं सार्वजनिक स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग कर रही थी, तब भी उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। किंतु जैसे जैसे उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी, उनके संपत्ति के अधिकारों में वृद्धि होती गई। पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन व्यवस्थाकारों ने इसका प्रबल समर्थन किया। यद्यपि पूर्व मध्यकाल में दाय भाग पर जिस विवेक युग का मिताक्षरा नामक ग्रंथ में उल्लेख है, वह पूर्ण रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। इसे बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार विज्ञानेश्वर की कृतियों पर आधारित है। दायभाग नामक एक अन्य ग्रंथ मुख्यतः मनु, नारद, देवल आदि की कृतियों पर आधारित है और इसके रचनाकार जीमूतवाहन है। और इन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों पर महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों का पूरा विवरण आधारित है। वैदिक काल की तरह मध्य युग में भी संपत्ति में पुत्री के अधिकार को स्वीकार करने वालों की संख्या अत्यंत न्यून है। कन्या के दाय में मनु, पाराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि कानूनविदों ने बहुत स्पष्ट व्याख्या की थी, जिसका निराकरण आगे आने वाले युगों में असंभव था। फलतः इस युग के व्यवस्थाकारों ने पुरुष संतान और विधवा के अभाव में संपत्ति पर कन्या के अधिकार को स्वीकार किया। अंतर केवल यह है कि अविवाहित और भ्रातृविहीन महिला का भेदभाव समाप्त करके सभी पुत्रियों को पुत्रों के साथ हिस्सा देने की व्याख्या की गई थी। पिता के जीवित होते हुए संपत्ति के बंटवारे में कन्याओं को आधा भाग देने, दोहन को चौथाई भाग तथा पिता के उपरांत बंटवारा होने पर पुत्री को 8वां भाग मिलता था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुस्लिम कानून के प्रभाव में शुक्र नीति में कन्याओं को संपत्ति में हिस्सा दिया गया है, किंतु डॉक्टर हरिवेदालंकार इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार हिंदू शास्त्रकारों ने मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जटिल विधि विधानों और मर्यादाओं की सुदृढ़ प्राचीर बनाई। इस व्यवस्था से यह असंभव प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वेच्छा का इस विषय में अनुकरण किया है। यदि मुस्लिम कानून हिंदू विधिवेत्ताओं को प्रभावित कर रहा था, तो वह केवल शुक्र नीति से ही क्यों दिखाई देता है। जीमूतवाहन ने अपने ग्रंथ दायभाग में उल्लेख किया है कि पुत्र के अभाव में कुमारी कन्या और उसके अभाव में विवाहिता पुत्री को संपत्ति का अधिकार है। मध्य युग के टीकाकारों और शास्त्रकारों ने 3 पीढ़ी तक पुरुष संतान तथा विधवा के अभाव में कन्या को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है, किंतु उसमें भी विवाहित, निर्धन और पुत्रवती को पहले अधिकार दिए गए हैं। विज्ञानेश्वर ने कन्या के अधिकारों को स्पष्ट किया है और अपटार्क, देवंड भट्ट, चंडेश्वर, जीमूतवाहन आदि ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विश्वरूप कन्या को संपत्ति का अधिकारी मानता है। कन्याओं को संपत्ति का चतुर्थ भाग दिए जाने का वर्णन भरूची ने किया है, किंतु अन्य व्यवस्थाकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कन्याओं के चतुर्थ भाग प्राप्त न कर पाने का मूल कारण उसका कोई निश्चित रूप नहीं होना था। व्यवस्थाकार इस व्यवस्था को कोई भी व्यवहारिक रूप देने में असफल रहे। अतः व्यवस्थाकारों ने उल्लेख किया है कि बहन का विवाह पिता की मृत्यु के बाद करना भाई का परम कर्तव्य है। इसीलिए संपत्ति के बंटवारे से पूर्व उसके विवाह हेतु पहले धन निकालना चाहिए। इस नियम का दुष्परिणाम यह हुआ कि कन्या का संपत्ति पर अलग से अधिकार समाप्त हो गया। विज्ञानेश्वर महिलाओं के संपत्ति विषयक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्री धन की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या की है। जीमूतवाहन भी विज्ञानेश्वर के वर्णन से समर्थक थे। मिताक्षरा के अनुसार पति की स्वीकृति से पत्नी कुल संपत्ति का भाग पाने की अधिकारिणी
हो जाती है। सामुदायिक संपत्ति पर पत्नी का पूर्ण अधिकार था। यह परंपरा पूर्व मध्यकाल में भी प्रचलित थी। इसको खर्च करने के लिए उसे अपने पति की आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। स्मृति चंद्रिका में यह वर्णन है कि पत्नी सामुदायिक संपत्ति का दान कर सकती है, उसे बेच सकती थी। सामुदायिक के साथ साथ अन्य प्रकार के स्त्री धन पर भी पत्नी को विनियोग का अधिकार था। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पति किसी मजबूरी के कारण पत्नी से स्त्री धन का कुछ भाग उधार लेता था तो उसे ब्याज सहित उसे लौटाना पड़ता था। परंतु यदि पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाती है तब स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था। परंतु पति की मृत्यु पहले हो जाने की स्थिति में स्त्री उस धन की स्वामी हो जाती थी और उसकी भी मृत्यु के बाद वह धन पत्नी के उत्तराधिकारी का होता था, पति के उत्तराधिकारी का नहीं, क्योंकि वह धन स्त्री धन होता था। स्त्री धन को बलपूर्वक खर्च करने वाले को वह धन न केवल ब्याज सहित लौटाना पड़ता था अपितु उसको दंडित किए जाने का भी विधान था। अपटार्क के अनुसार पत्नी के जीवन काल में उसके पति, पुत्र, पितृ बांधव का स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता था और जो स्त्री धन का अपहरण करते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। नियम यह था कि यदि पति ने पत्नी को धन देने का वचन किया है तो पुत्रों को उसे ऋण के समान चुकाना चाहिए। परंतु यह नियम तभी लागू होता था जब पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी पति कुल में ही रहती थी। समाज में स्त्री धन संबंधी अनेक विवादों का कारण बहुविवाह प्रथा सिद्ध हुआ। अतः कात्यायन पहली पत्नी के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करते हुए कात्यायन ने यह नियम बनाया कि पति यदि उसका त्याग करता है तो यह राजा का कर्तव्य है कि वह पति से स्त्री धन छीनकर पत्नी को प्रदान करे। कौटिल्य ने भी कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को स्त्री धन पर स्वामित्व के अंत किए जाने का भी उल्लेख किया है। विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि स्त्री धन कन्याओं को ही दिया जाता है, पुत्र का अधिकार पिता के धन पर होता है। विज्ञानेश्वर व गौतम के समान सभी प्रकार के विभाजन के संबंध में यह व्यवस्था स्वीकार की गई थी, क्योंकि उस समय स्त्री धन में अधिकांशतः आभूषण होते थे। लेकिन इनके बाद के जो व्यवस्थाकार थे, जिसमें भारवी, अपटार्क आदि थे, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस समय तक स्त्री धन का रूप जटिल हो चुका था। जीमूतवाहन ने गौतम और याज्ञवल्क्य आदि के वर्णन के आधार पर स्त्री धन में कन्याओं के साथ साथ पुत्रों के अधिकार का भी समर्थन किया है। विज्ञानेश्वर ने गौतम के आधार पर पत्नी के भाइयों को और उनके अभाव में माता को उत्तराधिकारी माना था, किंतु हरदत्त ने माता को प्रथम उत्तराधिकारी लिखा है। मिताक्षरा ने बौधायन की व्यवस्था के अनुसार स्त्री धन के उत्तराधिकारियों का क्रम निर्धारण सहोदर भाई, माता पिता के रूप में उल्लेखित किया है। अब यहाँ एक और बात आती है, यदि हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नारियों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें अनेकानेक सुविधाएं और स्वतंत्रता प्राप्त थी। समाज मात्र सत्तात्मक थे। उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। वे अपनी इच्छानुसार संपत्ति का विक्रय कर सकती थी। उच्च परिवार में महिलाओं के जीवन में दुखों का एक बहुत बड़ा कारण बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। विदेशी आक्रमणों के कारण राजपूत काल में सती और जौहर प्रथा का प्रचलन हो गया था, जिससे उत्तर भारत में महिलाओं की दशा में ह्रास के चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं। यह जो अभी तक हमने अध्ययन किया है
उससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जो नारी की परंपरागत स्थिति थी और जो वैधानिक स्थिति थी वो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अलग अलग थी। सिद्धांत में बहुत श्रेष्ठतम प्रतीत होती है। मनु कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, परंतु व्यवहार में स्त्री की स्थिति बहुत गिरी हुई थी। हिंदू व्यवस्थाकारों ने उसे पुरुषों के समान अधिकार देकर उसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और माता के रूप में उसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया, परंतु तत्कालीन सामाजिक वातावरण और विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थिति में पतन की प्रक्रिया लगातार चालू रही। प्राचीन कानूनविदों ने नारी को अविश्वसनीय, चंचल मानते हुए उसके अधिकारों को वापस ले लिया और एकमात्र पुत्र को ही संपत्ति का स्वामी घोषित किया। समस्त प्राचीन विधि व्यवस्थाकारों ने, जिसमें कि अपटार्क, नारद, याज्ञवल्क, पाराशर आदि हैं, इन सभी ने महिला की स्थिति को परिवार में पुरुष के अधीन माना। स्त्री धन के अतिरिक्त और किसी संपत्ति पर उसके अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। संभवतः भरण पोषण मात्र का अधिकार प्राप्त होने के कारण ही उसे भार्या कहा जाता है। प्राचीन कानूनविदों ने, जिनमें कौटिल्य, बृहस्पति और नारद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उन्होंने संपत्ति पर पुत्र को प्रथम अधिकारी माना है। कन्या केवल तभी उत्तराधिकारी होगी जब मृतक पुरुष अथवा नारी के कोई पुत्र नहीं होगा। यदि पुत्री विवाहिता है तो उस दशा में भी उसे पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अर्थात यदि किसी पुरुष के पुत्र नहीं है, उसकी कन्या विवाहिता है, तो उसकी संपत्ति परिवार के अन्य सदस्यों के पास चली जाएगी। भारत में महिलाओं की दुर्बल वैधानिक स्थिति के कारण महिलाएं प्रारंभ से ही दुख, उत्पीड़न एवं कष्टों को सहन करने के लिए बाध्य रही हैं। इस तरह से ये समाज में जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं उनसे महिलाओं को वंचित कर, एक तरह से लगभग उन्हें वंचित कर दिया गया था, जिससे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका कार्यक्षेत्र केवल उनका घर, परिवार और उसके परिवार के उत्थान के लिए ही रह गया था। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्राचीन व्यवस्थाकारों ने जो है स्त्री की स्थिति को जो है अधिक आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने का प्रयास नहीं किया था। महिलाओं से केवल यह उम्मीद की जाती थी कि वे केवल घर के कार्य करें। उसे जब भार्या कहा गया तो और भार्या को हालांकि गृह स्वामिनी, सहगामिनी, सहधर्मिणी आदि माना गया, जिसके बिना कोई सामाजिक और वैधानिक कार्य संपन्न नहीं हो पाता था। वैदिक कालीन यह परंपरा पुराणों के युग में भी चलती रही। विष्णु पुराण में पत्नी को सहधर्माचारिणी की संज्ञा से अलंकृत किया गया, जिसके सहयोग व साथ से गृहस्थी से संबंधित कार्यों को संपादित करने में विशिष्ट फल की प्राप्ति होने का उल्लेख मिलता है। परंतु इसके बावजूद महिलाएं जो हैं, कुल मिलाकर प्राचीन व्यवस्थाकारों ने महिलाओं को घरेलू क्षेत्र तक सीमित रखा। हालांकि वे
कृषि संबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य करती थी।